आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक रहेगा हंटर कमीशन यानी हंटर एजुकेशन कमीशन, जिसको हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हुई थी। चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा करने के लिए विल्सन जो हंटर थे, इनकी अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति हुई। शायद इसीलिए इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विल्सन हंटर की अध्यक्षता में ऐसा हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं इसका, जो जरूरी है, जो इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, जो हमारे वुड का घोषणा पत्र था, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो वो कब हुआ था? 1854 में। इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, और इससे पहले मैंने वही बताया था आपको। तो 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र आया था, तो मैंने आपको बताया भी था एक बार कि मोस्टली जो चीज़ें जुड़ी होती हैं वो एक अधिनियम के एक्ट के जरिए जुड़ी होती हैं। जैसे 1803 का, फिर 1833 का, फिर 1853 का। और मोस्टली आप देखिए जो गैप हैं वो ज़्यादातर उसी के आसपास दिखाई दे रहे हैं। जो जैसे मान लीजिए मैकाले वाला है, तो वो 1835 के आसपास हुआ, और 1854 1853 के आसपास हुआ। लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। यहाँ पर जो एक्ट आया 1873 में आया, क्योंकि 20 साल बाद आता था, तो 53 और 20 73 होते हैं। लेकिन ये जो लागू हुई यहाँ पर समीक्षा जो हंटर कमीशन ने की, वो 1882 में की, लगभग 10 साल बाद की। किसके? 1873 वाले एक्ट के। क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। भाई वैसे तो नॉर्मली जो एक्ट बनते थे उसी के आसपास सब कुछ हो जाता था, ये 10 साल क्यों लग गए? तो शायद आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बारे में। तो पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ 1857 की, मैं मुद्दे की बात बताऊंगा आपको खाली यहाँ पर, कि 1857 में क्रांति आई, और जो सत्ता थी वो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 में कुछ कमियां देखने को मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा ही प्रशासनिक कार्यवाही कर रही है, और जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नहीं सुन रही है इस मामले में। तो उसको लगा कि नहीं, अब अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो सरकार का जो शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। सीधे सरकार ही उत्तरदायी हो गई उस चीज़ के लिए, कंपनी के हाथ से सब कुछ निकल गया। तब उसके बाद आपने सुना होगा कि पहले जो है गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन 1857 के बाद वायसराय की पदवी मिलने लगी उन लोगों को, वायसराय होने लगे, है ना। तो जो पहला वायसराय हुआ था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग कहा जाता था उसे, लॉर्ड कैनिंग। कभी कभी इतिहास में पूछा जाता है कि 1857 के बाद जो वायसराय बनाए गए उसमें सबसे पहला वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि कंपनी का सबसे आखिरी कौन था? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि इनकी टाइम पीरियड कुछ ऐसा था कि 1856 से शुरू हो गए थे, तो 1856 के बाद ये हटाए नहीं गए। लेकिन जब कंपनी के हाथ में सत्ता चली गई तो यही बने रहे, लेकिन पदवी बदल गई, वायसराय की हो गई, है ना। सरकार चेंज हो गई है, समझ लीजिए, तो उन्होंने इस पदवी का नाम चेंज कर दिया। अब क्या होता है, 1857 के बाद बहुत कुछ गवर्नमेंट को देखना होता है, कैसे करना है, क्या क्या संभालना है। तो वही 1857 में जो प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण जब कम ब्रिटिश महारानी के पास चला जाता है, तो शिक्षा के विकास पर जोर एक फिर से शुरुआत लगने लगती है कि हाँ, फिर से देखा जाए कि आखिर कंपनी ने किया क्या था। तो ऐसा महसूस किया गया कि वुड के घोषणा पत्र में जो भी अनुदान प्रणाली थी उसको ठीक से नहीं लागू किया जा रहा था। इसी कारण से लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना 3 फरवरी 1882 को की गई। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि लॉर्ड रिपन के टाइम पर विल्सन हंटर की अध्यक्षता में हुआ था। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं हंटर कमीशन में आगे, कि इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। हंटर शिक्षा आयोग को प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि हंटर कमीशन में मुख्य रूप से किस शिक्षा के बारे में या समीक्षा जो हुई वो किस लेवल पे हुई, तो आप बताएंगे प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। हंटर कमीशन का जो उद्देश्य था सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। भारतीय शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है,
तो आप कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया था, उसे भी कभी कभी हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भारतीय शिक्षा आयोग जो कि स्वतंत्रता के पहले था, वो किस नाम से जाना जाता है, या हंटर कमीशन को किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से दोनों में आपको ये चीज़ समझ रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोठारी आयोग और हंटर कमीशन में काफ़ी मिसमैचिंग हो जाती है, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हंटर कमीशन द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार को राज्य का प्रथम दायित्व माना गया, परंतु इस आयोग ने द्वितीयक शिक्षा यानी कि द्वितीयक जहाँ पे लिखा हो उसका मतलब है माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही, तो माध्यमिक शिक्षा के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और इन सुझाव में दो प्रमुख थे। कौन कौन से? प्रशासनिक और गुणवत्ता के आधार पर। तो प्रशासनिक सुधार कौन से थे? सरकार को द्वितीयक शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। हर जिले में कम से कम एक मॉडल हाई स्कूल की भी स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को द्वितीयक यानी कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए निजी संस्थाओं से भी सहायता लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आ सकता है कि भाई निजी संस्थाओं को ये किस रूप में देखते थे? ये चाहते थे कि सरकारी अगर हम सहायता कर रहे हैं, तो जो निजी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं से अनुदान ले आती हैं या उनको सरकारी अनुदान मिल जाता है, तो वो भी बराबर का सहयोग दें किसी भी प्रकार की सरकारी शिक्षा के रूप में। तो द्वितीयक यानी कि माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार को अधिक मात्रा में अनुदान राशि उपलब्ध करवानी चाहिए। निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कमीशन ने सुझाव दिया कि सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधकों किसी सरकारी स्कूल की तुलना में अपने छात्रों से कम फीस लेनी चाहिए। तो उनका कहना था कि भाई जो सरकारी फीस है उससे भी कम लीजिए आप, हम अनुदान आपको देंगे लेकिन आप फीस कम लेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेंगे कि हाँ भाई प्राइवेट कॉलेज में भी कम फीस पड़ रही है, तो क्यों ना प्राइवेट कॉलेज की तरफ इंटरेस्ट लिया जाए, या उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगे छात्रों को तो भी वो इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार की बात करें तो कमीशन ने कहा कि शिक्षा को दो भागों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ए कोर्स और बी कोर्स। ए कोर्स कैसा होना चाहिए? ए कोर्स के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है ना, डिग्री कोर्स करना है। लेकिन बी कौन से थे? बी कोर्स के अंतर्गत व्यवहारिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जो व्यावसायिक तथा गैर साहित्यिक शिक्षा या उद्योग से जुड़ना चाहते हैं। मतलब माध्यमिक शिक्षा के बाद वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें कोई व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिए। वो उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में जो उन्हें करना है रोजी रोटी के लिए उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कोर्स थोड़ा सा अलग होना चाहिए। कमीशन ने हाई स्कूल स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग को शिक्षा के माध्यम के रूप में वर्जित माना। उन्होंने कहा उसके अनुसार हाई स्कूल शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के रूप में मध्यम स्तर पर स्कूल में भाषा की कोई निश्चित नीति नहीं बनाई थी। तो हाई स्कूल पर उन्होंने कहा कि भाई अब इंग्लिश ले आइए, प्राथमिक या माध्यमिक तो अपने पर रखिए, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर इंग्लिश भी होनी चाहिए और इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। आयोग ने सुझाव क्या दिए? प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा कि शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय के रूप में हो और इसका नियंत्रण जो है जिला, नगर और बोर्डों को सौंप दिया जाए। उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए और इसकी जगह सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य संस्थानों पर महिला शिक्षा हेतु बढ़ावा देने को कहा और शिक्षा के क्षेत्र में निजी जो कॉलेज हैं उनके प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने को कहा गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से अनुरोध किया गया कि वो इन संस्थाओं पर अपना नियंत्रण के अधिकार को वापस ले। आयोग ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण के लिए चिंता भी व्यक्त की। मतलब बोर्ड का जो घोषणा पत्र था जिसमें महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा की काफी बात हुई थी, तब भी वो स्तर व्यवस्थित नहीं हो पाया था। आयोग के सुझाव के बाद माध्यमिक एवं कॉलेज के स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 1882 ईस्वी में पंजाब एवं 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे कि पंजाब विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस आयोग के बाद सामने आए या उनका निर्माण पूरा हुआ या वो कार्य रूप में सब स्टूडेंट के पास जुड़े, तो यहाँ पर आपका आएगा हंटर कमीशन के द्वारा, क्योंकि 1882 में ही ये हुआ था और पंजाब
यूनिवर्सिटी 1882 ही लिखा है और 1887 यानी कि 5 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी सामने आया। आज के लिए आपका प्रश्न है, तो लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पीसीएस लेवल का है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, मैंने उठाया है वहीं से। तो जो लोग शायद जो भी शिक्षा कार्य है उससे नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के लिए कठिन क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे। और फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारी सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।